मज़हर अब्बास साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मुज़ाकरात में रुकावट क्यों और कहाँ है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप मुज़ाकरात किन चीज़ों पर करेंगे। हम्म, जो बहुत बड़े वाज़े लाइन्स हैं। एक लाइन ये है कि 18 फरवरी को मैंडेट मेरा था 8 और फरवरी। एक लाइन ये है कि मेरी हुकूमत है। अब आप इसके दरमियान क्या दरमियानी दरमियानी रास्ता आप क्या निकालेंगे इसके दरमियान? दरमियानी रास्ता ये हो सकता है कि पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होते हैं? और ये सारी चीज़ें आती हैं संजीदगी से। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये होते हैं कि जो जो अगर कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिन पे कोई सीरियस क्राइम्स नहीं है, उनको आप रिहा करके एक मैसेज देते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये होते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के लीडर्स को हिदायत जारी करें कि जी अब कोई एंटी पीटीआई सख्त बयान जारी नहीं होगा, और इमरान खान अपनी पार्टी लीडरशिप को बयान जारी करें कि जो है इस तरह के पर्सनल अटैक और इस तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ये अब नहीं होंगी बयानात। तो आप एक फ़ज़ा बनाते हैं। हम्म। फिर मुज़ाकरात की संजीदगी नज़र आती है जब दोनों पार्टी अपना-अपना एजेंडा जो है एक दूसरे से एक्सचेंज करती हैं। वहाँ लगता है कि आप मुज़ाकरात में संजीदा हैं, जिसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें रख रहे हैं वो दूसरा भी एग्री करे और वाइसी वर्सा। हम्म। तीसरी चीज़ ये होती है कि कुछ मीडिएटर्स होते हैं, और मीडिएटर ज़रूरी नहीं है कि मीडिएटर्स गैर सियासी लोग हों। सियासी मीडिएटर्स भी होते हैं और वो हम्म। आते हैं, वो बात करते हैं, उसमें उसमें वो कहते हैं कि इस चीज़ में आप किस तरीके से मीडिएटर्स को आप इन्वॉल्व करते हैं, या मीडिएटर्स खुद पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत से सीनियर्स लोग हैं। अब फ़र्ज़ करें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, रज़ा रब्बानी हैं, फ़रतुल्लाह बाबर हैं, कुछ हम्म। दीगर जमातों के कुछ ऐसे सीज़न्ड लोग हैं। वो आपस में बैठ के दोनों से मिलें और कोई कॉमन पॉइंट्स पर जो है बातचीत, एक दूसरे से बात करके कॉमन पॉइंट्स पर लाने की कोशिश करें उसमें। असल चीज़ ये है कि दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। हार्ड हम्म। लाइन्स में, मुज़ाकरात में आप बहुत ऊपर की पोज़ीशंस पर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं उसमें। हमने पीएनए की मूवमेंट में भी देखा, बाद की सूरत-ए-हाल में भी देखा। इस वक़्त जो है वो एक रैंडम चीज़ चल रही है। इस वक़्त ये बात हो ही नहीं रही। इस वक़्त बहुत मुख़्तलिफ़ चीज़ों में हो रही है। इस वक़्त जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो पार्टी में डोमिनेट कर रहे हैं, और जब हार्ड लाइनर्स दोनों तरफ। डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों तरफ, हम्म। जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो किसी भी सूरत में सबका अपना-अपना एक इंटरेस्ट नज़र आता है। हुकूमत का ऑब्वियस इंटरेस्ट जो हार्ड लाइनर्स उनका नज़र आता है कि यार अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फ़र्ज़ करें ये तय हो जाता है 2 साल में इलेक्शन कराएँगे, ढाई साल में हम्म। इलेक्शन कराएँगे, तो इससे हमें हमें क्या हासिल होगा? ग्राउंड पे हमारे पास कुछ है नहीं। और बिल्कुल इसी तरीके से पीटीआई के अंदर कि जी हम कल फ़र्ज़ करें अगर हुकूमत के साथ और शहबाज शरीफ साहब के साथ या नवाज़ शरीफ साहब या ज़रदारी के साथ बैठना पड़े, तो हम अपने वोटर को क्या सवाल जवाब देंगे? हम्म। जो 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 जब आप इस नहज पर सोच रहे होते हैं, तो फिर ज़ाहिर है मीटिंग पॉइंट्स पर आना मुश्किल है। जो मुश्किल हो संजीदा जाता है। लोग हैं, जो संजीदगी से चीज़ें चाहते हैं, जिन्हें नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अल्टीमेट नुकसान उसको भी होगा, और पीटीआई को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम्म। उनकी जो भी एहतजाज के अब तक की अटेम्प्ट्स हैं, उसमें उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्हें जी। ये रियलाइज़ करना चाहिए, अब आप सिविल नाफ़रमानी का ज़रा होमवर्क तो कर लें कि सिविल नाफ़रमानी जो है जब आप कह रहे हैं, तो वो पूरे मुल्क की बात करते हैं आप। ये हम्म। बिल्कुल उसी तरह है जो आज से 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम गिरफ्तारियाँ कल से देंगे। 2 दिन बाद वो हम्म। गिरफ्तारियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। वो तो जब आप कोर्ट अरेस्ट करते हैं, एमआरडी ने 6 महीने तक गिरफ्तारियाँ दी थी, जब उन्होंने मैं ये तहरीक जानना चलाई चाहती हूँ थी। मज़हर साहब, 15 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है पीटीआई की जानिब से कि बातचीत अगर कुछ होती है तो ठीक, वरना उसके बाद क्या होगा? क्या ऑप्शन बचता है पीटीआई के पास? उनका आइंदा का लाहे अमल फिर क्या देख रहे हैं आप? मैंने यही कहा ना कि आप उसके लिए होमवर्क करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 15 का लाएमल बनाया कि 15 का ग़ालिबन वो जो 26 नवंबर के हवाले से उनका वो है, उसमें यौम शुहदा या जो कुछ बनाएँगे, उस पे हम्म। क्या करेंगे आप? कुछ जलसे कर लेंगे, जुलूस कर लेंगे, काली झंडे लहरा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? फिर जब आप जो एक्सट्रीम एयरलाइंस हैं, यही पीटीआई का सबसे बड़ा फ्लॉ है उनके पॉलिटिकल, कि जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक्सट्रीम लाइन है, वो सबसे आखिर में लेती हैं पार्टीज़।
ये सबसे पहले ले लेते हैं। जब आप एक मोमेंटम बनाते हैं ना, पहले तो तहरीक का मोमेंटम बनाते हैं आपने आपने मुजाहरों से शुरू किया, जलसों से शुरू किया, फिर आप हड़ताल की कॉल देते हैं, फिर आप गिरफ्तारियों का सिलसिला कि हम वॉलंटियर करेंगे, वॉलंटरली गिरफ्तारियां देंगे, ये सिलसिला होता है। फिर आप कोई जाते हैं कि चले हम अब पहिया जाम करेंगे, फिर आखिर में आप ये कहते हैं कि हम अब इस्लामाबाद में मार्च करेंगे और वापस नहीं आएंगे। वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है। आपने वो आखिरी ऑप्शन सबसे पहले यूज कर लिया। लेकिन अब आप अभी क्या आखिरी करेंगे? कार्ड कह रहे हैं खान साहब के, हमारे पास आखिरी कार्ड है अभी। वही ना कि आप कभी फाइनल कॉल, कभी आखिरी कार्ड। अब आखिरी कार्ड के बाद कौन सा कार्ड होगा? उसके बाद रेड कार्ड होता है, एक ग्रीन कार्ड होता है, एक ब्लू कार्ड होता है। हॉकी और फुटबॉल में तो हमने ये देखा है। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये पीटीआई को वो तो कर रही है कि पीटीआई ऑन देयर फुट, मतलब है पीटीआई, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि ये सारा मामला कन्फाइंड हो गया है खैबर पख्तूनख्वा की हद तक। ये ठीक है। बाकी जगहों पे वो जोश वलवला नहीं नजर आ रहा जो केपी में, और केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में अभी इस ऑप्शन को कि 15 तक अगर आपने नहीं शुरू किए तो जाहिर है उस कंडीशन पे तो गवर्नमेंट भी नहीं वो करेगी। वो ठीक कहेंगे है। पहले आप ये कंडीशन वो करें। तो मेरा ख्याल है माहौल जो है वो मुज़ाकरात का मुझे लग नहीं रहा फिलहाल। ठीक है, तो फिलहाल आपको मुज़ाकरात के लिए फ़ज़ा साजगार दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पार्टी के अंदर इख्तलाफात और ग्रुपिंग ऑलरेडी है मज़हर अब्बास साहब, और ये वाज़े हो चुकी है ग्रुपिंग इख्तलाफात। ऐसे में अगर बानी पार्टी क़यादत पर ही एतबार नहीं कर रहे, मायूसी का इजहार कर रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? क्या खान साहब की पार्टी किसी और की डायरेक्शन पर चल रही है? देखिए, खान साहब का जो नेचर है ना, मैं चूंकि उनको क्रिकेट के ज़माने से जानता हूँ, वो एक एग्रेसिव नेचर है। अगर आप उनकी पूरी फैमिली का भी बैकग्राउंड देखें तो उनकी फैमिली में जितने उनके भाई हैं उन सबको अगर देखें तो उनके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक एग्रेशन नज़र आएगा। एज ए फास्ट बॉलर का वैसे ही एग्रेशन होता है, और फास्ट बॉलर का जो सबसे ज़्यादा आई कांटेक्ट होता है वो विकेट कीपर से होता है। इसीलिए एक ज़माने में जनरल बाजवा से उनकी अच्छी बनी, क्योंकि जनरल बाजवा विकेट कीपर रहे थे, और विकेट कीपर जो है वो फास्ट बॉलर को अच्छी तरह पहचानता है वो। तो इमरान खान साहब का थ्रू, और वो 100% देते हैं। वो जो आदमी खुद 100% देता है वो अपने दूसरों से भी ये समझता है कि वो 100% डिलीवर करें। वो जाहिर है कोई हर कोई 100% डिलीवर नहीं कर सकता। तो उनको अगर आप उनके गिर्द जो लोग रहे हैं, उनके हमेशा पसंदीदा वो लोग रहे हैं जो एग्रेसर हैं, जो एग्रेसिव होते हैं, जो लाउड होते हैं। ऐसे लोगों को वो कम पसंद करते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए वो हामिद खान के मुकाबले में दूसरे को ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि हामिद खान का नेचर उस तरह का नहीं था, वो सॉफ्ट थे। उन्होंने वो एक ज़माने में अली जैदी, फवाद चौधरी, इस तरह के लोगों को, या एक ज़माने में फैसल वाउडा उनके बहुत करीब थे। चीते जो ये जो उनका नेचर है, तो वो इस वक्त जो लीडरशिप है जिसको उन्होंने खुद नॉमिनेट किया है, यानी बैरिस्टर को चेयरमैन उन्होंने खुद बनाया, और बाकी लोगों को, सलमान अकरम राजा को उन्होंने खुद सेक्रेटरी जनरल बनाया। जब आप किसी को चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं तो फिर ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो करेंगे, वरना चेंज कर दें आप उसको। तो उनको ये लग रहा है कि जिस तरीके से मूवमेंट बिल्ड होनी चाहिए थी, जिस तरह मूवमेंट चलनी चाहिए थी, जिस तरीके से जो है एक हलचल मचनी चाहिए थी, वो नहीं मची। इसीलिए देखें, आज उनके सबसे फेवरेट लीडर जो है वो अली अमीन गंडापुर हैं। आप अली अमीन गंडापुर का पूरा पोस्चर देख लें तो अली अमीन गंडापुर क्यों खान साहब को पसंद है? एग्रेसिव, और ऐसे सारे लोग इसी तरीके से बोलते हैं। मुराद सईद क्यों खान साहब को सबसे ज्यादा पसंद थे? एक जमाने में तो वो बहुत बाकायदा उनको नाम लेके मेंशन करते थे। तो उन्हें उस तरह के लोग पसंद हैं। अब ये जो लीडरशिप है इस वक्त है, इनकी डिफिकल्टी, जैसे अभी अस्करी साहब कह रहे थे, जाहिर है पीटीआई को इस तरह का ऑपोजिशन का एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हो रहा है। इस तरह की गवर्नमेंट का जो एग्रेशन है वो उसे फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं, जहां, और जाहिर है ये लॉन्ग मार्च नॉर्मली इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से चला करते रहे हैं माजी में। ये पहली लॉन्ग मार्च थी जो हमने 26 नवंबर को देखी, जहां क्लैश गवर्नमेंट से नहीं था, जहां क्लैश एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ था उसमें।
तो इसलिए वो ये समझते हैं कि बार बार चीजें करने के बाद वो कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। वो उनसे मिलते भी हैं, फिर भी वो करते हैं, और साथ में इसी वो लॉन्ग थोड़ा मार्च सा के बाद पीटीआई की मुश्किलात ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और वो ज़्यादा बढ़ती हुई डिफेंसिव नजर दिखाई आती दे रही हैं। लेकिन मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, मौलाना एक बार फिर नाराज़ हैं हुकूमत से? हुकूमत अफोर्ड कर सकती है मौलाना की नाराज़गी? है। देखिए, मौलाना नाराज नहीं होंगे तो फिर उनकी अहमियत कैसे बढ़ेगी? मौलाना की अपनी एक शख्सियत है। उन्होंने, आप पिछले चंद महीनों की अगर पॉलिटिक्स देखें तो पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है मौलाना के घर पे। आप देखें कि इस्लामाबाद में जो उनका घर है, मैंने उस वक्त मौलाना से जब इस्लामाबाद में उनके घर में मुलाकात की तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये 90 है, क्योंकि एक ज़माने में 90 पे इसी तरीके से जो है लोग आया करते थे, लीडर्स आया करते थे। तो मौलाना, वो जैसे सलमान गनी साहब कह रहे हैं, मौलाना डिफ़िकल्ट आदमी नहीं है। अच्छा, मौलाना मनाना की आसान है स्ट्रेंथ है। उन्हें। मौलाना डिफिकल्ट आदमी नहीं है। उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, आप पीडीएम में देख लें, पीडीएम के भी तो सरबराह थे ना मौलाना फजल रहमान। क्यों मौलाना फजल रहमान को सरबराह बनाया गया था? और मुझे याद है दिसंबर 2021 गालबन था या 20 था, जब तारिक फजल चौधरी के घर पे बाकायदा पहली मरतबा मैंने मौलाना को नाराज़ देखा था, जब अच्छा। जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान काफ़ी तलखी हो गई थी बातचीत में के दौरान, और उसके बाद जाहिर है पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई थी। तो मौलाना फजल रहमान फर्म रहते हैं, अपने अपने जो भी उनका मौक़िफ़ है उस पर बड़े फर्म होते हैं, और ये चीज़ उन्होंने अपने वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद से सीखी है। लेकिन वो कभी भी वो सख्त तरीन दुश्मन थे। आप देखें ना, पीटीआई ने क्या कुछ मौलाना फजल रहमान के बारे में एग्जैक्टली। नहीं कहा, ठीक है। लेकिन उन्होंने उन्होंने एक मर्तबा भी उसका गिला नहीं किया। ठीक है, यानी आप पीटीआई भी ये गई समझते हैं कि मौलाना बातचीत से ही मसला हल करने और पर यकीन रखते हैं। मौलाना और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो बिल की मंजूरी से जो है, इससे पहले वो दिल की मंजूरी ज़रूरी है। तो दिल की मौलाना मंजूरी फजल बहुत ज़रूरी है, रहमान क्योंकि और आपको लग रहा है आसिफ मामला दिल जरदारी का है, के दरमियान क्योंकि इससे पहले नजरें मौलाना की ऐवान सदर पर थी, लेकिन अब नाराज़ी का जरिया भी ऐवान सदर ही बना हुआ है।